the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो दोस्तों, थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तैयारी बढ़िया चल रही होगी आरआरबी जेई की। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे। कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है भाई लोगों। पेपर क्लियर करने के लिए हमको हर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम कम है और चीज़ें बहुत सारी हैं कवर करने के लिए। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, हम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। टाइम कम है, लेकिन अगर उसको सही दिशा में गाइड करेंगे, अगर सही दिशा में चलेंगे तो हम चीज़ों को कवर कर पाएंगे। थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसीलिए तो है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसीलिए है भाई लोगों, आपको हर संभव रूप में मदद करेगा, आपको गाइड करेगा एक डायरेक्शन में, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएं। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो ये है कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारे लिए क्या ज़रूरी है पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है उसके मुकाबले कि क्या पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर हमको पता है तो उसी तरीके की पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब जब हम लोग गेट के लिए पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। जब इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ाई करते हैं तो उनके क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। जब जेई के लिए पढ़ते हैं तो उनके क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। सारे अपने आप में अलग अलग लेवल्स हैं। पर क्या मैं ये कहूँ कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बहुत आराम से आरआरबी जेई निकाल लूँगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे उस लेवल के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरली आरआरबी जेई में क्वेश्चंस बहुत रॉकेट साइंस जैसे नहीं पूछे जाएंगे भाई लोगों। क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाएंगे, पर बेसिक क्वेश्चंस में ही बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से जानते हैं और क्वेश्चन नीचे से निकल जाता है। तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको हर संभव रूप में मदद करेगा, गाइड करेगा कि हम सही डायरेक्शन में चलें और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ताकि हम इफेक्टिवली उस लिस्ट में आ पाएँ जिस लिस्ट की हमारी चाहत है। जहाँ पर हमारी चाहत है हम उस लिस्ट में अपने नाम को देख पाएँ। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल इसीलिए है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे जाते हैं। और मज़े की बात क्या है, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक रहेंगे। पर उन बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है भाई लोगों। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ आरआरबी जेई और एसएससी जेई में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू। अब भाई लोगों इसमें कुछ खास तो करने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो, डेफिनेशन जानते हो, तो आंसर 1 मिनट में मार के चले जाओगे। पर अगर मैं बहुत हाई लेवल की चीज़ें जानता हूँ बट मेरे को बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता है तो मैं तो फंस जाऊँगा ना। तो क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू, व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम। तो देखो ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो नहीं सकता, पता ही है। आइसोलेटेड सिस्टम का कुछ लेना देना ही नहीं है। स्पेसिफाइड मास हो सकता है और अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस भी हो सकता है। तो स्पेसिफाइड मास को अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो ये एक स्पेसिफाइड मास है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पानी की बॉटल है, इसमें ये एक स्पेसिफाइड मास है। अब अगर मैं इस मास को किसी दूसरे बड़े वॉल्यूम में रख देता हूँ, किसी दूसरे बड़े वॉल्यूम में रख देता हूँ, तो मास तो वही है, मास तो वही है, पर क्या वो उस वॉल्यूम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? शायद नहीं, शायद नहीं। तो इसलिए स्पेसिफाइड मास हो सकता था पर नहीं है। आंसर क्या है भाई लोगों? बहुत ही सिंपल, अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इसको?
थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मिलेगा, सोचो। कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कहाँ करी जाती है, थोड़ा सा सोचो, आंसर मिलेगा। मिला? चलो बता देते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग देखते हैं ना स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं ना, एक स्टेडी फ्लो प्लॉट करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं जहाँ से एक तरफ से फ्लूइड अंदर आ रहा है, एक तरफ से फ्लूइड बाहर जा रहा है। सपोजिंग कि ये यहाँ से फ्लूइड अंदर आ रहा है इन, और यहाँ से बाहर जा रहा है आउट, है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो अब इसमें क्या है कि फ्लूइड अंदर आ रहा है, फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो हम इसमें एक कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ये हमारा एक कंट्रोल वॉल्यूम है। तो ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, इसी को कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस बोलते हैं। तो कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली क्या है, अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, स्पेस में एक फिक्स्ड रीजन। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और हम लोग जनरली उसमें फंस जाते हैं भाई लोगों, उसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए बेसिक लेवल का पेपर रहेगा तो बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल आने वाला है, रॉकेट साइंस टाइप क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आएगा। देखो दिखा तो रहा हूँ सामने, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है, बट वो न्यूमेरिकल सॉल्वेबल है, विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो क्या करा है आरआरबी ने कि मेंस के एग्जाम में कैलकुलेटर भी दे दिया, वर्चुअल कैलकुलेटर भी रहेगा, है ना? तो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर। अब फोर स्ट्रोक का मतलब वही पता ही है, फोर स्ट्रोक मतलब क्या है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एक्सपेंशन। तो फोर स्ट्रोक मतलब ऐसा इंजन की बात हो रही है, ठीक है? फोर स्ट्रोक ऐसा ही इंजन, और ये फोर सिलेंडर यानी इसमें 4 सिलेंडर लगे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मल्टी सिलेंडर इंजन है, ठीक है? इसका स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई लोगों, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना, 450 सीसी। कितना दिया है, 450 सीसी। अब ये सीसी क्या है सर, व्हाट इज दिस सीसी? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये सीसी जैसे हम लोग सुनते हैं ना कई जगहों पे, 1000 सीसी का इंजन है, 150 सीसी का इंजन है, 500 सीसी का इंजन है, 800 सीसी का इंजन है, सुनते हैं ना? तो ये सीसी बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज दिस सीसी? सीसी क्या होता है कि मैं एक इंजन आपको बनाता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लो क्योंकि ये बेसिक है और कई बार हम लोग सुनते हैं बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, बस एक टर्म है और ये टर्म ही हम लोग बस समझते हैं कि अच्छा। जैसे ये इंजन है ना, इसमें हम लोग अज्यूम कर लेते कोई भी एक सिलेंडर। अब ये सिलेंडर में मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ सपोज ये, और ये एक पॉइंट ले लेता हूँ सपोज ये इसका टॉप डेड सेंटर मान लेते हैं और ये इसका बॉटम डेड सेंटर मान लेते हैं, ये TDC और ये BDC। तो जब पिस्टन, इसको मान लो ये आप मान लो BDC और ये आप मान लो TDC। तो पिस्टन क्या होता है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ही जा सकता है और BDC से TDC तक ही जा सकता है। तो ये जितना वॉल्यूम स्वीप करता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, उसी को भाई लोगों हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और उसी को जनरली हम लोग बोलते हैं CC, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं, समझे? तो BDC क्या है, TDC क्या है, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। क्या होता है कि जब पिस्टन स्वीप करता है तो उसकी एक लिमिट है कि वो वहीं तक जाएगा और वहां से वापस आएगा, फिर एक लिमिट तक जाएगा फिर वापस जाएगा। तो एक टॉप डेड सेंटर होता है और एक बॉटम डेड सेंटर होता है। तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जब वो जाएगा तो वो एक वॉल्यूम स्वीप करेगा, क्या करेगा, एक वॉल्यूम स्वीप करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसी को इंजन में हम लोग बोलते हैं CC। क्या बोलते हैं, CC। सही है भाई लोगों? अब न्यूमेरिकल पे देखते हैं, छोड़ो इसको, ये तो बेसिक था। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि कंप्रेशन रेशियो आपको दिया है, क्या दिया है, कंप्रेशन रेशियो। मैं एक PV प्लॉट कर, इससे आपको समझ में आएगा। ये मान लो कि मैंने एक PV प्लॉट करा है ऑटो साइकिल के लिए, अज्यूम कर लेता हूँ, मैंने मान लिया कोई भी साइकिल ले लो, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि VC का है, VC की
VC क्या है, VS क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। ये देखिए ये 0.1 है और ये 0.2 है, ये क्या है 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है भाई लोग। तो ये क्या करेगा कि पहले स्वीप करेगा वॉल्यूम, क्या करेगा स्वीप करेगा फ्रॉम 0.1 टू 2.2। 0.1 इनिशियल स्टेट है, वहाँ से 0.2 तक ये स्वीप करेगा वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो 0.1 से 0.2 पर हम लोग गए। तो जो ये पोर्शन होता है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं भाई लोगों VS। क्या बोलते हैं इसको हम लोग VS, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम, VS क्या बोलते हैं हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम। और जो ये पोर्शन बचता है ना, ये देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, VC मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, समझे। तो एक होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, एक होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन में बाकी सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, कंप्रेशन रेशियो जो होता है, हमेशा कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ज़्यादा अपॉन कम, हमेशा क्या होता है ज़्यादा अपॉन कम। तो यहाँ जो कंप्रेशन रेशियो है क्वेश्चन में दिया है वो होता है V1/V2। क्या होता है V1/V2, वो कितना दिया है 8। इसको मैं एक इक्वेशन बना करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन, अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ 1 का मतलब क्या है, 1 यहाँ पर है और ये वॉल्यूम प्लॉट में जो 1 है वो है आपका VC प्लस VS। 1 क्या है भाई लोगों, VC प्लस VS। तो 1 को अब मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, तो R को मैं लिख सकता हूँ क्या, VC प्लस VS अपॉन V2 अपॉन V2। तो V2 यहाँ है, तो V2 से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना है भाई लोगों, ओनली VC। कितना है, ओनली VC। कितना है, ओनली VC, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, VC अपॉन VC, VC अपॉन VC प्लस VS अपॉन VC। तो ये तो चीर दो, आ गया 1 प्लस VS अपॉन VC। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन जा रहा है। R इज इक्वल टू 1 प्लस VS अपॉन VC। R दिया है 8, R कितना दिया है 8, 8 माइनस 1 7, 7 इज इक्वल टू VS अपॉन VC। VS आपको दिया है स्वेप्ट वॉल्यूम 450, कितना दिया है भाई लोगों 450। क्या पूछा है VC, VC कैलकुलेट कर लेंगे 450 अपॉन 7, 7 6 जा 42। आंसर तो दिख गया ऑप्शंस में, 48 होगा नहीं, 55 होगा नहीं, 70 हो सकता है, 65 हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, बचे दो। तो 7 6 जा 42, 30, 30 का मतलब हो गया 7 4 जा 28, 64 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, आंसर हो गया सी। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है हम लोग को, वहां पर कन्वेंशनल पेपर नहीं लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी हो जाए मन में ही सॉल्व करो, काटो पीटो आंसर मारो और आगे बढ़ो। क्यों भाई सर ऐसा क्यों, टाइम बहुत कम है यार, 40 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलता है और जिस क्वेश्चन में आप टाइम बचाओगे दूसरे क्वेश्चन में वो आपके लिए ऐड होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी इसको करने का, समझे क्वेश्चन कितना सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, व्हाट इज नर्लिंग, नर्लिंग क्या है, नर्लिंग, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का। नर्लिंग क्या है सोचो, नर्लिंग वर्ड सुना होगा कभी, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा थोड़ा सोच लो फिर मैं बताता हूँ। देखो भाई लोग, नर्लिंग क्या है, क्या होता है कि जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, मतलब जो जहाँ पर टूल्स का वर्क हो रहा है, जहाँ पर भी मतलब ये सब काटना पीटना होता है, जैसे कारपेंटर है ना, इंडस्ट्री छोड़ो ना, कोई भी स्मॉल स्केल या कोई छोटी सी दुकान, कारपेंटर की दुकान है, तो वहाँ पर जो वो टूल्स यूज़ करता है, टूल्स जो टूल्स वो यूज़ करता है कटिंग करने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। भाई अगर मैं कोई टूल, अगर मैं कोई हैमर यूज़ कर रहा हूँ, हथौड़ा, आप सोचो कि मैं कील ठोकने के लिए एक हथौड़ा यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैंने दिया आप ये हथौड़े से कील ठोक दो, और मैंने उस हथौड़े का डंडी निकाल के रख दिया अपने पास, मैंने वो जो उसकी डंडी होती है, जो उसका स्टिक होता है वो निकाल करके रख दिया, सिर्फ आपको वो लोहे वाला पोर्शन दिया ठोकने के लिए, तो वो क्या होगा आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप ठोक ही नहीं पाओगे उससे, स्टील वो नहीं जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है, आपकी ग्रिप अच्छी नहीं आ रही है, आपकी ग्रिप अच्छी नहीं आ रही है। तो ऐसे ही क्या होता है कि टूल्स के लिए भी प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए हमको नर्लिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नर्लिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें करते क्या है कि जो हाथ से पकड़ने वाला जो पोर्शन होता है
उसको रफ करा जाता है, उसको थोड़ा सा रफ करा जाता है ताकि उसमें ग्रिप अच्छा है, आपके हाथ और उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन आए। भैया अगर ज़मीन चिकनी सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा नहीं, फिसल जाओगे। ऐसे ही अगर उस टूल में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हाथ से उड़ जाएगी। अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी को भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। तो इसलिए ये ऑपरेशन करा जाता है। तो बेसिकली नर्लिंग क्या है, नर्लिंग में कुछ नहीं है, जो हैंड ग्रिप्स होती है ना, जैसे ये हैंड ग्रिप है मान लो, तो इसके ऊपर में थोड़ा सा रफ करा जाता है, इसको क्या करा जाता है, थोड़ा सा रफ करा जाता है ताकि जो है इसकी ग्रिपिंग अच्छी आ सके। इसके आगे मान लो ये कुछ ऐसा टूल है, मान लो कि कुछ ऐसा टूल है, तो ये जो सरफेस है इसको क्या करा जाता है, रफ करा जाता है ताकि वो आराम से पकड़ा जा सके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोगों, नर्लिंग। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं है। क्या है, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ कटिंग स्मूथ कॉलर्स, नहीं जमा नहीं। अंडर कटिंग, अंडर कटिंग तो गियर्स में होती है, अंडर कटिंग कहाँ होती है, गियर्स में होती है। यहाँ नर्लिंग से इसका कुछ लेना देना नहीं। इज डन विदाउट यूज ऑफ कूलेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये कोई मतलब प्रॉपर आंसर नहीं है क्योंकि ऑपरेशन पूछा है इसने। ये तो एक मेथड है कि कूलेंट यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हो तो बात की बात है, पर ये एक ऑपरेशन क्या है, ऑफ जनरली रफनिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पर अगर हमने इसको नहीं पढ़ा तो हम नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं समझ में आएगा। और हमको चाहिए था एक नंबर जो मिल सकता था, मिल गया -1.25, -1.25, और हम हो गए लिस्ट से बाहर। तो भाई लोगों ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही आती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, समझ में आया नर्लिंग, नर्लिंग समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वर्किंग इज डन। देखो यही क्वेश्चन मटेरियल साइंस जब भी खोलेंगे या जब भी हम लोग रोलिंग फॉर्मिंग वाला पोर्शन, मेटल कटिंग खोलेंगे, मेटल कटिंग के बाद मेटल फॉर्मिंग वाला पोर्शन खोलेंगे, तो सबसे पहली चीज़ यही पढ़ाई जाती है कि हॉट वर्किंग क्या होती है और कोल्ड वर्किंग क्या होती है, व्हाट इज हॉट वर्किंग एंड व्हाट इज कोल्ड वर्किंग। तो थोड़ा सा मैं टाइम ले लेता हूँ, दो एक मिनट सोच लो कि क्या होता है। हालांकि आंसर आपको मिल जाएगा, आप खुद ही ऑप्शन पढ़ो, आपको पता है, आपके मन में है वो आंसर, मुझे पता है कि आपको पता है वो आंसर, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है तो वो थोड़ा सा कर लेंगे। तो आप लोग थोड़ा एक आध मिनट देख लो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन देख लो, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करके करें या क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करें, एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लो, हॉट वर्किंग इज डन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, चीर दो, पाप है ये, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल, बिलो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल, अबव मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मेटल। अच्छा, एक ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो तो चलो क्वेश्चन है, एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, बड़े ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम लोग को नहीं पता है वो सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं पता है कि वो सॉल्व कैसे होंगे, ओके, नहीं पता है मेरे को, आंसर नहीं पता है, तो मुझे क्या करना है, एक एजुकेटेड गैस मारना है इसमें। देखो दो गैस होते हैं, एक शेयर गैस, एक एजुकेटेड गैस। शेयर गैस का मतलब होता है कि चारों में से मुझे कुछ भैया पता नहीं चल रहा है, सब मेरे लिए वो क्या है, सारा मतलब वो काला अक्षर भैंस बराबर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैंने तुक्का मार दिया कि ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मार दिया, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं शेयर गैस। उसमें प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी है, 1/4, गलत होने की 3/4, है कि नहीं। अगर आपको गैस मारना है तो आप शेयर गैस कभी मत मारिए, हमेशा क्या मारिए, एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़े और दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिए, दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिए कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, तो इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। वहां अगर आपने हिट करा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई लोगों सही होने की, कितनी हो गई, 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी सही होने की, 1/2 गलत होने की, तो चांस तो बढ़ गया ना, 1/4, 25% चांस था पहले सही होने का, अब 50%। तो इसलिए गैस भी मारना है तो उन्हीं क्वेश्चंस में जिसमें आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हैं उसको एजुकेटेड गैस बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि देखिए, अबव द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मेटल, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये ऑप्शन देखो दोनों, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिक्रिस्टलाइजेशन में दोनों ऑप्शन दिए हैं भाई, या तो अबव होगा या तो बिलो होगा। इसका मतलब
आपको नहीं पता है, मेरे को मान लो कि मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसको काट दूंगा, इसको काट दूंगा कि ये दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे या जब आप एग्जाम में बैठोगे, कि 4 ऑप्शन में से वो 2 ऑप्शन ऐसे ही होंगे, अबव बिलो या कुछ ऐसे, और उन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। ये क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब हमको ट्रिक मिलेगी। तो हम मतलब थ्योरी टू प्रैक्टिकल सिर्फ आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताए गए, उसके बाद में कैसे पेपर में और ट्रिक्स यूज़ करने उसकी भी मदद करेगा, क्योंकि वो भाई हमारी जिम्मेदारी है ना आपका एग्जाम क्लियर करवाना। अब वो हम कैसे करवाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी, हम पे छोड़। तो हॉट वर्किंग इज डन। अब देखो हॉट वर्किंग, अब मैं आंसर यहाँ बता देता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल, इसका आंसर है क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। अब एक चीज यहाँ पर और है डिस्कस करने की, कि सर ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। सोच, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। देखो क्या होता है कि जो ग्रेन्स होती है ना, ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स समझते हो, मतलब कि जो भी आपका मेटल जो बना होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ जोड़ के बना होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ जोड़ के बना होता है। तो जब हम लोग अलॉइंग करते हैं, अलॉइंग का मतलब जब हम कोई और मेटल उस पर ऐड करते हैं, प्योर मेटल में जैसे हम कोई और मेटल ऐड करते हैं उसकी स्ट्रेंथ या कुछ बढ़ाने के लिए, तो वो दोनों जब जो दो दो डिफरेंट मेटल जब जहाँ पे मिलते हैं ना, तो वहाँ पर फिर वो ग्रेन बाउंड्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ग्रेन बाउंड्री। तो ये जो ग्रेन्स होती हैं, अब जैसे एक मेटल लिया मैंने और उसको मैंने पीटना शुरू करा, उसको हिट करना शुरू करा, तो उनके ग्रेन्स जो होते हैं ना वो डिस्टॉर्ट होते हैं, मतलब टूटते हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं, उनके टूटने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं भाई लोगों, टूटने लग जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट, टूटते हैं भाई लोगों, ठीक है। तो वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पर वो ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, रीओरिएंट करते हैं अपने आप को। क्या करते हैं, रीओरिएंट। अब देखो कुछ मान लो कुछ ऐसे शेप के थे, गोल शेप के, अब आपने मारा तो ये ऐसे हो गए, किसी और को हिट करा ये ऐसे हो गए, या आपने हीट करा उस वजह से, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, अलग अलग फिजिकल जो भी उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से वो ग्रेन्स के शेप चेंज होंगे। पर एक टेम्परेचर के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को रीओरिएंट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को फिर से सीधा करना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ जुड़ करके या कैसे भी करके वो रीओरिएंट होने लग जाते हैं। वो टेम्परेचर जहां पर ये रीओरिएंटेशन होने लगता है भाई लोगों, उसी को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो जब हम लोग हॉट वर्किंग करते हैं ना, हॉट वर्किंग, तो हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर। हॉट वर्किंग का मतलब क्या है, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। कोल्ड वर्किंग का मतलब बिलो रिक्रिस्ट, ये रिक्रिस्टलाइजेशन है, इसके ऊपर हॉट वर्किंग, इसके नीचे कोल्ड वर्किंग, इसके ऊपर हॉट वर्किंग, इसके नीचे कोल्ड वर्किंग। बात समझ में आती है, हाँ कि नहीं, कहो हाँ। इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, कई बार ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये भी समझना है कि कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाए जहां हमको नहीं पता है, तो हम कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए ना, कि अबव द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं होगा, बिलो 0 डिग्री नहीं होगा, या तो रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर होगा या रिक्रिस्टलाइजेशन के नीचे। तो क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए ही नहीं, और सब्जेक्ट्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी समझना है। तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको ये ट्रिक्स भी बताएगा क्वेश्चन की, ठीक है भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया, कुछ खास था नहीं, अगला देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन बिकॉज इट हैज। इस क्वेश्चन में आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ये अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा। सोचो थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ। नहीं पता है बेड, लेथ मशीन में बेड में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमने सुना ही नहीं है, बस इस ऑप्शन को पढ़ो और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। सोचो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आए या ना आए, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आंसर तो हम सही करेंगे ही करेंगे। अभी बताता हूँ कैसे। आप भी अपनी तरफ से एक बार कोशिश करो और अपने मन में अपने ऑप्शन को रख लो। सोचो भाई लोगों, माय डियर, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कर लिया होगा अभी तक तो, जिसको आ गया बहुत अच्छा है। और सब लोग एक एक आंसर अपने मन में मार्क कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या आंसर है। देखिए
बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन बिकॉज इट हैज बेड ऑफ लेथ मशीन। अब देखो लेथ मशीन भाई, अगर हम लोग इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, लेथ मशीन तो जानते ही। लेथ मशीन तो मोस्ट बेसिक मशीन है भैया, जहाँ पे सारा काम चलता है, पूरी इंडस्ट्री उस पर चल रही है। अब तो एनसी मशीन्स आ गई हैं, बट फिर भी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं लेथ मशीन्स यूज़ करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, इवन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे कामों के लिए लेथ मशीन यूज़ करता है। अब क्वेश्चन ये है कि बेड ऑफ लेथ मशीन, बेड का मतलब क्या होता है कि लेथ मशीन जो है भारी बहुत होती है, बड़ी बहुत होती है। इतना तो समझ में आता है कि मशीन बहुत भारी है और बहुत बड़ी है ना। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट ज़मीन पे रख दूंगा? हम उसको ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ऑपरेशंस करती है, कटिंग ऑपरेशंस करती है ना, बहुत सारे ऑपरेशन, फेसिंग, टर्निंग, बहुत सारे ऑपरेशन लेथ मशीन पे होते हैं। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है बट होते हैं। तो क्या मैं उसको डायरेक्ट ज़मीन पे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं। क्या होते हैं भाई लोगों? वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं। तो वो फ्लोर जो होगा वो उसके अंदर कुछ एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए। जो फ्लोर है उसके अंदर कुछ एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो होनी चाहिए। अब फ्लोर आपका किसका बना है? कंक्रीट का। कंक्रीट का। और कंक्रीट जो होता है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम, वो टूट जाता है। तो भाई आप रख दो लेथ मशीन को बेड जमीन पे, और फिर देखो मजा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। थोड़ी देर में पूरी की पूरी धरती अंदर चली जाएगी, मिट्टी विट्टी सब अंदर चली जाएगी और मशीन भी अंदर घुस जाएगी। तो क्या है कि वो वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो वाइब्रेशंस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो मटेरियल में होनी चाहिए, है कि नहीं? जो शॉक्स आते हैं वो एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है, इसीलिए तो बेड लगाए जाते हैं, इसीलिए तो वो बेड्स लगाए जाते हैं। तो आंसर मिल गया, मैं तो खैर एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज ऑफ इट्स गुड शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर है, बिकॉज ऑफ इट्स गुड शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। पर बाकी आंसर क्यों नहीं है? गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए बेड जो होता है ना, बेड उसको हम लोग जनरली कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग? कास्टिंग प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट इसीलिए है कि वो उस लोड को या जो फ्लक्चुएटिंग लोड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। वो सिर्फ इसलिए है कि उन लोड को वो एब्जॉर्ब कर सके। समझे? बात समझ में आती है? वो सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े साइज के, जैसे बड़े बड़े ड्रम्स बनाने हैं, बड़े बड़े बेड्स बनाने हैं, तो वो जनरली कास्टिंग प्रोसेस से बनते हैं। वहाँ पर सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं बनती है, पर हमको सरफेस फिनिश चाहिए भी। हमको सरफेस फिनिश भाई, जब बेड का काम शॉक एब्जॉर्प्शन का है तो हम उसको चमका करके करेंगे क्या? पैसा वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो इसलिए उसकी सरफेस फिनिश, गुड सरफेस फिनिश नहीं, गुड सरफेस फिनिश नहीं चाहिए। वेरी लो डेंसिटी। अगर मटेरियल डेंस कम होगा, अगर मटेरियल डेंस कम होगा तो वो टूट जाएगा। तो वो क्या होगा? उतना शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। तो ये भी नहीं। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बेड का काम क्या है? क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है इधर से उधर? नहीं करनी है, उसको ये सब काम नहीं करना है। उसका एक ही काम है, शॉक एब्जॉर्ब करना, जो कि मशीन में जब मशीनिंग प्रोसेस हो रही है लेथ मशीन में, तो अलग अलग शॉक्स जब आएंगे तो बस उनको एब्जॉर्ब करना। तो ये भी आंसर नहीं। समझे? देखो कितना बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई लोगों, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमको समझना है और इन्हीं क्वेश्चंस को हमको करना है। इतना समझ में आता है? अगला क्वेश्चन है।